नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और चिंता का विषय भी, जिसमें आज की अगर सिर्फ बात करें तो राज्य में 121 नए मरीज मिले हैं। बिहार में संक्रमितों की संख्या अब इस तरीके से बढ़कर 2108 पहुंच गई है, जो सरकार के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब। कल से अब तक 332 मरीज कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। बिहार में इस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2108 पहुंच गई है। क्वारंटीन सेंटर में अब मिड डे मील के अनाज का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने प्रवासियों को खिलाने का यह फैसला लिया है, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सभी डीएम और डीईओ को इस बाबत चिट्ठी भेजी गई है। अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया, जब आज इसको लेकर समीक्षा बैठक चल रही थी। जिलाधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर जुड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या यह माना जाए कि लगातार जिस तरह की खामी की बात सामने आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने इस तरह का फैसला लिया है? देखिए, बिल्कुल विभा, देखिए विभिन्न जिलों में लगातार जो कोविड मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा देखी जा रही है। ऐसे में जो सरकारी विद्यालय हैं या गैर सरकारी स्कूल हैं, जहां भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, तो खासकर जो मिड डे मील जो बच्चों को परोसा जा रहा है, फिलहाल बच्चों की छुट्टी दे दी गई थी लॉकडाउन की वजह से, और बच्चों को डीबीटी के माध्यम से जो मिड डे मील का पैसा है उस समय पर भेजा जा रहा है। लेकिन जो अनाज है, जिसका रखरखाव की वजह से कई जगह से खराब होने की शिकायतें आ रही थी और भंडारण कर दिया गया था 3 माह का, तो ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो भी प्रवासी बिहारी जो अभी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं उनके लिए जो मिड डे मील, लेकिन सवाल अभी भी एक मूलभूत इससे पूरा जुड़ा हुआ है कि लोग गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्या मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मिड डे मील की मॉनिटरिंग होती थी, अब जो है अब एक तरह से कहा जाए कि जो भी खाना परोसे जाएंगे, तो अब जो भी क्वारंटीन सेंटर है, खासकर जो सरकारी स्कूल में है, गैर सरकारी स्कूल में है, उनकी जिम्मेवारी अब डीपीओ और डीपीओ के अलावा मध्याह्न भोजन पदाधिकारी को दी गई है। साथ ही जिला के जो डीओ हैं वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे और प्रखंड के बीओ को मॉनिटरिंग करना है। तो कुल मिलाकर एक चेन बन रहा है, जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी खाने की गुणवत्ता कैसी है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा फैसला है, जो अनाज रखा गया था, भंडारण किया गया था, उस अनाज को खपत करना है। ये भी एक बड़ा निर्णय है और जो प्रवासी बिहारी उनको खाने में कोई समस्या नहीं हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर का आज डिजिटल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से बातचीत की। सीएम ने इस दौरान मिल रही सुविधाओं की भी उनसे जानकारी ली। साथ ही सेंटर की व्यवस्था जैसे पेयजल, रसोई घर, शौचालय सहित केंद्र की साफ सफाई को लेकर के भी उन्होंने जानकारी ली है। उसे देखा है कि किस हालात में यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर जो है वो चल रहे हैं। सीएम ने केंद्र में रह रहे लोगों से अपील की कि सभी लोग सेंटर में ही रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही सबके हित में होगा। उन्होंने रोजगार के लिए चिंतित लोगों को यह भरोसा दिलाया कि आप बिहार में ही रहें, सबको यहीं पर काम हासिल होगा। इच्छुक लोगों के जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बिहार में चल रही योजनाओं के जरिए भी रोजगार देने का भरोसा इन लोगों को दिया है। तो बिहार की खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ है। लाहौर से कराची जा रहा था यह विमान। जिस वक्त ये दुर्घटनाग्रस्त धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा, पाकिस्तान में यह बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसमें लाहौर से कराची जा रहा यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अचानक लाहौर से कराची जाने के दौरान यह विमान जो है वो क्रैश हुआ है। कराची एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हुआ है ये विमान, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यह विमान बताया जा रहा है, जो अचानक से दुर्घटना का शिकार हो गया लैंडिंग से पहले ही ये दुर्घटना। और इसमें फिलहाल क्या कुछ नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी यानी बाकी। लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। दावा यह किया जा रहा है कि रेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, यात्रियों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन दानापुर स्टेशन पहुंची एक स्पेशल ट्रेन की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रवासी मजदूरों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने।
इस वक्त मैं मौजूद हूं दानापुर जंक्शन पे और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए दानापुर जंक्शन पे जो है वो एक ट्रेन आई है। ये ट्रेन जो है अहमदाबाद सूरत से होते हुए आई है, प्रवासी मजदूरों को लेकर के आई है। और जो जानकारी मिली है रेलवे के द्वारा कि अब तक जब से ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है, स्पेशल ट्रेन से लेकर के जो परिचालन शुरू हुआ है, उसमें आज सबसे अधिक जो है प्रवासी मजदूर 1,40,000 प्रवासी मजदूर जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, बिहार पहुँच रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दानापुर स्टेशन है। यहाँ पे जिस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है, जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है विचलित करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़ा करते हैं। ये बताइए भैया, कहाँ से आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से जी। कब आप सफ़र शुरू किए थे और ट्रेन में किस तरह की व्यवस्था थी? ट्रेन की तो अब क्या बोल, ट्रेन का तो बहुत दिक्कत थी। 20 तारीख को 2 बजे से हम लोग बैठे हैं और आज जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। और ट्रेन में इतनी मतलब महामारी क्या बताएं, ना कुछ खाने का ना कुछ पानी पीने का, और उसमें भी 9-9 घंटा ट्रेन लेट। कोई फैसिलिटी नहीं मिले सर, कोई पूछने तक भी नहीं आया, पानी तक भी पूछने नहीं आया सर। भैया आपका क्या नाम? सर मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। 3 दिन हो गया दिल्ली से आते हुए, जो 18 घंटा 16 घंटा लगता है, और फिर भी ना लेटरिन में, ना बोगी में लेटरिन, ना पानी, ना कुछ, ना लाइट भी, कुछ भी नहीं है। आपको ट्रेन के अंदर की तस्वीर हम थोड़ी दिखा दें। ये देखिए, ये ट्रेन जो है अहमदाबाद से आई है, दिल्ली होते हुए आई है, और यहाँ देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस किस तरह की है। ट्रेन के अंदर के हालात क्या हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं बाहर से ही। ये बताइए, कहाँ से चली हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आ रही हैं। कितनी परेशानी हो रही है? लोग बता रहे हैं कि वॉशरूम कुछ नहीं है। जी बहुत परेशानी हुआ, बाथरूम में भी पानी नहीं, पीने का भी नहीं, कुछ खाने का भी व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं था। ये बता रही हैं कि न खाने की व्यवस्था थी, न शौचालय में पानी था। ये जो पुरुष हैं वो तो किसी तरह से अपनी दैनिक कार्य कर ले रहे हैं रास्ते में, चूंकि काफ़ी विलम्ब चल रही है ट्रेन। लेकिन इन महिलाओं को सोचिए कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना कष्ट हो रहा होगा। खैर, अब देखना होगा कि रेल मंत्रालय और जिला प्रशासन इस खबर को देखने के बाद क्या नींद से जागती है, क्या इन प्रवासी मजदूरों का हाल लेती है। क्योंकि आज कहा जा रहा है कि सबसे अधिक ट्रेन जो है वो बिहार आएगी, सबसे अधिक प्रवासी मजदूर जो है वो बिहार आएंगे। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रेलवे ने आज से रिजर्वेशन के लिए काउंटर को खोल दिया है, लेकिन पटना जंक्शन के बुकिंग काउंटर पर टिकट लेने के लिए कोई भीड़ नजर नहीं आई। पटना के टिकट काउंटर पर बुकिंग का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आज से सभी रिजर्वेशन काउंटर खोल दिए गए हैं। आप देखिए, यहाँ पटना जंक्शन पर मैं मौजूद हूँ और ये रिजर्वेशन काउंटर जो है वो आप देखिए खुल गए हैं। जो स्टाफ है रेलवे के वो काउंटर पर बैठे हुए हैं और टिकट कटाने के लिए कम लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए एक जो यात्री हैं वो यहाँ पर टिकट कटाने के लिए पहुँचे हुए हैं। बात कर लेते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? रविकांत। कहाँ के लिए टिकट ले रहे हैं? राजस्थान। तो ये पहले ऑनलाइन होता था, आज से काउंटर खुला है। कितना राहत मिल रहा है आप लोग? बहुत आ रहा है। ऑनलाइन में दिक्कत हो रही थी? हाँ जी। आप पटना के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान घर जा रहे हैं आप? हाँ जी। लॉकडाउन में फंसे थे? हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, आप टिकट यहाँ पर कट रहा है। जो स्टाफ हैं रेलवे के वो लगातार लगे हुए हैं। 7 टिकट कटी है, 12 पैसेंजर। आपके काउंटर से 10 कटा है? 7 ये बताइए कि जो आज से खुला है ये ट्रैफिक ज़्यादा होगा क्या? लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप पाएंगे काउंटर पे कि डरेंगे लोग? नहीं, डरेंगे क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अगला काउंटर पर 22 टिकट कटी है, इधर 15 टिकट कटी, उससे अगला 17 कटी है। सब पे कट रहा है। अभी तो टिकट कटना ही है, कैंसिल तो होना नहीं है। अभी कह रहे हैं कि टिकट कटना शुरू है, क्योंकि आज से ही खुला है और लोगों के पास पूरी जानकारी अभी नहीं है। इस वजह से भीड़ कम अभी टिकट काउंटर्स पे पहुंच रही है। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतेगा और जैसे लोगों को ये पता चलेगा कि अब काउंटर से भी टिकट कटना शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भीड़ दिखेगी। अमूमन ये जो पूरा जो आप देख सकते हैं टिकट जहाँ पर कटता है, ये जो पूरा लॉबी है ये पूरा भरा रहता है आम दिनों में, लेकिन आज खाली है। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास इसकी सूचना आएगी, निश्चित तौर पर भीड़ जो है वो इन रिजर्वेशन काउंटरों पर बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर मधेपुरा से, जहां पर बस चालकों के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल सहरसा के मजदूरों को लाने के लिए जिला प्रशासन ने बल्कि और उसके बाद यहां पर मारपीट की खबरें सामने आई। मजदूरों पर बस में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। बांका के रहने वाले ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए,
जहां पर प्रवासी मजदूरों और बस चालकों के बीच मारपीट की घटना हुई और मजदूरों पर बस में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। आपको बताते चलें कि बस का चालक घुसे, वहाँ कोई प्रशासन कुछ नहीं था, ये लोग जबरदस्ती शीशा खोल खाल के घुसने लगा, खिड़की भी तोड़ दिया गेट का, और जबरदस्ती बोला कि जाना ही पड़ेगा हमारे साथ। भी तोड़ देखिए, गाड़ी का नुकसान हो गया। पैदल, बस या फिर ट्रक से गया पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों को मगध विश्वविद्यालय परिसर के ट्रांजिट पॉइंट में रखा जा रहा है। यहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गया जिले के श्रमिकों को उनके प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। वहीं दूसरे राज्य और जिलों से श्रमिकों को उनके बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रमिकों की वजह से ट्रांजिट कैंप में भीड़ जमा हो गई है। संवाददाता अरुण चौरसिया ने इस ट्रांजिट पॉइंट का जायजा लिया। हम लोग चेन्नई से बस में ठीक किए 30 आदमी, एक आदमी पर 10,000 रुपये लिया, 3 लाख उसको पेमेंट किए हुए हैं। 6 दिन हो गया हम लोग को बस में खाना नहीं मिला है, पैसा नहीं है, खाना कहाँ से खाएगा। इधर जब हम लोग 6 बजे इधर आए हैं तो पुलिस वाला वहाँ पर बस रोकवा दिया। बस रोकवा कर बोला न कि तुम लोग इधर आ जाओ। दूसरे इलाके के हैं, दूसरे जिलों के हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन अगर गया से खुल रही है तो वहाँ भेजा जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर कहीं दूसरे प्रदेशों से, जैसे अगर कोई बंगाल के हैं या झारखंड के हैं, तो उनको उनके बॉर्डर इलाका तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो मजदूर हैं उनके आने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो यहाँ व्यवस्था है उस अनुसार ये व्यवस्था उतनी बसों की नहीं है। यही वजह है कि जब यहाँ लोग आते हैं तो काफ़ी देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अधिकारियों की कोशिश है कि जो भी यहाँ मजदूर आवें उन्हें जो उनका घर है या जिला है या प्रखंड है वहाँ तक पहुँचाने की, या दूसरे अगर राज्य के हैं तो उनके बॉर्डर तक पहुँचाने की व्यवस्था हो। लेकिन चूंकि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है इसलिए इसमें विलम्ब होता है और इससे जो मजदूर हैं उनकी थोड़ी परेशानी बढ़ती है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरजेडी की ओर से चलाए जा रहे राहत कैंप को जबरन बंद करवाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर कर्मनाशा के पास मजदूरों के लिए आरजेडी ने राहत कैंप लगाई हुई है। ये कैंप वहां पर चलाए जा रहे हैं लेकिन सरकार उसे बंद कराना चाह रही है। तो मैं चाहूंगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजारे ना, भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडी को लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। कोरोना काल में आपने कई अनोखी शादियां होते हुए देखी होंगी, लेकिन मधुबनी के क्वारंटीन सेंटर में जो हुआ वो कई सवालों को जन्म देता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोगों की भीड़, सामने खड़े शादी के जोड़े में वर और वधू, हाथों में फूलों की माला, चेहरे पर मास्क भी लगा है। लेकिन ये शादी सवालों के दायरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि ये जोड़ा दिल्ली से भागकर मधुबनी मिडिल स्कूल के क्वारंटीन सेंटर जा पहुंचा। हद तो ये कि 2 दिन बाद ही ग्रामीणों ने इन प्रेमी जोड़ों को क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकाला और मंदिर में ले जाकर शादी करा दी, जहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न ही प्रशासन और मुखिया को इसकी जानकारी ही थी। जो क्वारंटाइन में रखी गई थी लड़की, कहाँ की है पता नहीं, उसे मतलब शादी करवाया गया है। लॉकडाउन के सोशल डिस्टेंस का धज्जियां उड़ाते हुए हम समझते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस महामारी की स्थिति में समाज के लिए घातक भी है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है। लेकिन सवाल ये कि जहां देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में सरकारी अमले के साथ निजी स्तर पर भी सबकी जिम्मेदारी थी। एक छोटी सी लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।
तो लॉकडाउन में एक और शादी हुई जो हम दिखाने जा रहे हैं, वो उन शादियों से हटकर है। खबर दरभंगा की है, जहां एक नाबालिग लड़का और नाबालिग लड़की से जबरन शादी करा दी जाती है। शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लड़की के घर और गांव वाले लड़के को घेर कर खड़े हैं। लड़के से जबरन लड़की की मांग में सिंदूर डालने का दबाव बनाया जा रहा है। जबरन शादी कराने के बाद लड़का और लड़की से एक कागज पर दस्तखत भी करवाए गए। लड़के के पिता ने शादी के बाद बेटे को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रशासन से इस मामले में मदद की मांग की है। तो देखिए, इससे पहले लॉकडाउन से पहले आपने पकड़वा शादी का नाम सुना होगा और वो इसी तरीके से कमोबेश हुआ करती थी। लेकिन इस लॉकडाउन में भी इस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं जो गंभीर सवाल को पैदा करती हैं। लड़की वालों ने लड़के को जबरन पकड़कर इसकी शादी कराई जाती है। हालांकि लड़के के घर वालों ने अब इसको लेकर पुलिस के सामने अपने मामले को दर्ज कराया है और अपने लिए इंसाफ की मांग की है। लॉकडाउन के बीच पटना हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई तो हो रही है, लेकिन कई वकील इससे खुश नहीं हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस को नाकाफी बता रहे हैं। वकीलों की मांग है कि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू किया जाना चाहिए। वकीलों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि नारायण ने। लॉकडाउन में पटना हाईकोर्ट के कामकाज तो शुरू हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज जारी है, लेकिन वकीलों में कुछ बातों को लेकर के नाराजगी है। सर, क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम बसंत कुमार चौधरी हुआ, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ पटना हाईकोर्ट का। किन बातों को लेकर के नाराजगी है? अव्वल तो 2 महीना से हाईकोर्ट बिल्कुल बंद समझ लीजिए। ये जो आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुन रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बस एक दिखाने की कारण, इसे मोकरी ऑफ फंक्शनिंग। ई फाइलिंग का जो व्यवस्था है वो अभी बिल्कुल नवोदित व्यवस्था है, उसमें इफेक्टिवली वो काम नहीं कर रहा है, लोगों का फाइलिंग नहीं ठीक से हो रहा है। और पटने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अभ्यास नहीं है लोगों को। हर एक यंग एडवोकेट्स के घर पे वाईफाई नहीं है, तो वो इंटरनेट पे करते हैं, हॉट स्पॉट से वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है, लिंक टूटता है, प्रॉपर बहस नहीं हो रहा है। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अगेंस्ट नहीं हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन जब तक आप उसको बिल्कुल 100% एफिशिएंट नहीं बना लेते हैं तब तक इस प्रकार बंद कर देना 12 करोड़ के राज्य में लोगों को त्वरित न्याय की बात छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल न्याय है वो नहीं मिल पा रहा है। मिलाकर के अगर कहें तो ये मांग है लोगों की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हो रही है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इसे और रियायत दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनवाई हो सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार पुलिस ने रोजेदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की है और कहा कि रोजेदार अपने घर में ही ईद की नमाज अदा करें। आपके माध्यम से जो है हम बिहार की जनता से जो है ये अपील करेंगे कि इस बिहार का त्योहार पिछले वर्षों के त्योहार की तुलना में एक अलग प्रकार से मनाया जाना अपेक्षित है और वे अपने घरों में ही जो है इसको मनाएं। और जैसी उनको एडवाइजरी इशू की गई है लॉकडाउन के संबंध में, सामूहिक कांग्रेगेशन के संबंध में, उसका पूर्ण रूप से पालन करें और उसका उल्लंघन नहीं करें और सभी जो है त्योहार अपना हर्षपूर्वक अपने परिवार के साथ घर में मनाएं। यही हमारी शुभकामनाएं भी। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में मनरेगा का काम शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में मजदूर जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। धोबाई पंचायत में चल रहे पोखर निर्माण के कार्य में मजदूरों के लिए पूरी सुरक्षा है, साथ ही हाथ धोने की भी व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों में दिहाड़ी करने वाले मजदूरों की परेशानी बढ़ गई थी और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने पंचायतों में मनरेगा का कार्य शुरू करवाया। मनरेगा का काम शुरू हो जाने से मजदूरों को दिहाड़ी मिलने लगी है और वे खुश हैं। जो हम लोग की सरकार जो हम लोग को काम दिया उसके लिए सबसे पहले उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सारा रोजगार बंद हो गया और एक मनरेगा ही एक ऐसा रोजगार योजना है जिसके तहत सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया और जो आजीविका का प्रमुख साधन बना हुआ है लॉकडाउन के बाद। सब जगहों पर रखा गया है, सैनिटाइजर रखा गया, हाथ धोने के लिए लाइफ बॉय साबुन रखा गया है और भी जो भी विभागीय निर्देश है उसका अक्षरश अनुपालन किया जा रहा है
और आपको बता दें कि हम लोग पूरी तैयारी से हैं कि जितने मजदूर मांगेंगे काम सबको मिल दिया जाएगा। बांका के धोरैया थाना के भगलपुरा गांव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक दारोगा सादी वर्दी में अकेले ही एक तथाकथित आरोपी को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि दारोगा गणेश कुमार भगलपुरा गांव में विमलेश नामक एक युवक को कब्जे में लेने पहुंचे, जहां काफी देर तक दोनों के बीच हाथापाई होती रही। पीली शर्ट में दिख रहे दारोगा गणेश कुमार काफी कोशिशों के बाद विमलेश कुमार को काबू में लाने में कामयाब रहे, लेकिन तब तक तथाकथित आरोपी की बहन और पिता वहां पर पहुंच गए और विमलेश को कब्जे से छुड़ा लिया गया। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर विमलेश फरार हो जाता है। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है और लोग सड़क पर दारोगा की पहलवानी देखकर दंग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत बिहार में मखाने की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग की बात जोर शोर से हो रही है, लेकिन मक्का का रेट नहीं मिलने के बाद मखाने की खेती से जुड़े किसान चिंतित हैं। इन किसानों को उम्मीद तो है, लेकिन ये पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। संवाददाता सुब्रत ने कटिहार के हसनगंज के मखाना किसानों से बात की। कोरोना काल के बीच देश के अर्थतंत्र को नई रफ्तार देने के लिए सरकार और किसानों को इस बार मखाना से बड़ी उम्मीद है। हसनगंज का यह इलाका मखाना के लिए बड़ा जोर शोर से इस इलाके की पहचान है और इस इलाके में आकर हम पता कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो में मखाना किसान क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, कैसे सरकार जो सपना देख रहे हैं उसे पूरा होगा। क्या उम्मीद है मखाना से इस बार मखाना में लगता है उतना फायदा नहीं होगा, इसलिए कि रेट सही नहीं मिलेगा। अगर रेट सही रहेगा, किसान सरकार अगर इस पर कोई देखभाल करता है, उसका रेट सही अगर लगाता है तो किसान को कुछ फायदा होगा, जान बचेगा। वरना मकई में जैसा लॉस हुआ वैसा मखाना भी लॉस हो सकता है। कितना इलाका में होता है यहाँ? यहाँ तो लगभग 25% खेत में मखाना हो रहा है। तो उम्मीद है उम्मीद अभी तो बरकरार है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा तो भविष्यवाणी तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अगर किसान इस पर सरकार इस पर अगर कोई कदम उठाता है किसान के लिए तो फायदा हो सकता है और ना लॉस में जाएगा। और लोग भी हैं और जो बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं, क्या उम्मीद है मक्का से जो लॉस हुआ था वो मेकअप होगा इससे? ध्यान देंगे सरकार तो कुछ लाभ हो सकते हैं, नहीं तो मकई भी बुरा हाल होंगे हम लोग का मखाना में। अच्छा, उम्मीद बरकरार है? जी। क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि अभी भरोसा से खट रहे हैं, यदि रेट मिल गया तो कुछ बचेगा, नहीं रेट मिला तो मकई भी बुरा हाल हो जाएगा हम लोग का मखाना में। तो डर तो है कहीं ना कहीं कि मक्का की तरह मखाना धोखा ना दे जाए, लेकिन उम्मीद बरकरार है। सरकार अगर साथ निभाए तो निश्चित तौर पर मक्का के बाद मखाना भी इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक आमदनी का जरिया बन सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। हैदराबाद में बिहार और झारखंड की महिलाओं ने विधि विधान से वट सावित्री व्रत की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। तो वट सावित्री व्रत की पूजा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हुए वट सावित्री की पूजा अर्चना की। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप घर में रहें, अपनों को भी सुरक्षित बनाएं। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।